हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या घटना हो तो हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। हम आपकी कहानियों को अपनी वीडियोस के ज़रिए लोगों तक पहुँचाएंगे। इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानियाँ। हमारी पहली कहानी का शीर्षक है भूतों की बारात। भारत में पुराने समय में ऐसा माना जाता था कि रात में खेतों पे जाना शुभ नहीं होता। रात के 12 से 2 बजे तक के बीच में भूतों की बारात निकलती है और जो भी इस बारात को देख लेता है वो सारे बाराती उस व्यक्ति को अपने साथ समेट लेते हैं। बुजुर्गों का कहना है कि एक सिरकटा वाला भूत उस बारात का जरिया होता है और जो दूल्हा होता है वो मात्र जरिया होता है मुक्ति पाने का। इसलिए अगर कहीं भी भूतों की टोली से अगर आपका सामना हो जाए तो वहीं पर पेट के बल आंख बंद करके लेट जाना चाहिए, वरना आपके साथ जो होगा उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। ये कहानी इसी विषय पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। कमलेश, टॉर्च ले लो। खेतों पर इस वक्त सन्नाटा पसरा होगा। हाँ भैया, मैंने ले ली। तो अम्मा से कह दिया सलाई माचिस ले लो। और हाँ, वह पड़ोस वाले मुरारी चाचा के यहाँ भी पानी लगाने चलना है। उन्होंने पिछली बार हमारे यहाँ पानी लगाया था। ठीक है कमलेश, जल्दी चलो, रात के 11:30 बजने को है। हाँ भैया चलो। गांव से कुछ दूर खेतों की तरफ जाते हुए रास्ते में दोनों भाई बातें करते हुए। कमलेश, भैया आपकी वजह से बहुत रात हो गई है। अगर हम जल्दी करते तो समय पर खेत में पानी लग जाता और हमें इतनी रात में मशक्कत नहीं करनी पड़ती। हाँ ठीक है, अब तुम मुझे मत सिखाओ और जल्दी जल्दी पाव चलाओ। वैसे भी आज अंधेरी रात है और अगर कहीं प्रेत आत्माओं से पाला पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वैसे भी कल जो रामू चाचा के साथ हुआ वो बड़ा ही डरावना था। क्या हुआ रामू चाचा के साथ? वो कल तक तो बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने मुझसे बात भी की थी। अरे पहले मुझे कंबल तो ओढ़ा। ये पूस की रात जीने भी नहीं देती है। मुझे तो लगता है कहीं मैं इस कड़कड़ाती ठंड में यूं ही ना मर जाऊं। हाँ वो सब तो ठीक है भैया, मगर पहले ये तो बताओ रामू चाचा के साथ क्या हुआ? अरे क्या ठीक है? हाँ तुम सब तो चाहते हो मैं जल्दी मर जाऊं। चलो बताता हूँ। पहले जाकर हरिया के खेत से थोड़ी सूखी घास और लकड़ियाँ तो ले आओ। उसे जलाकर थोड़ा अपने शरीर को गर्म कर लूँ, वरना मैं तो राम को प्यारा हो जाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो भैया, शुभ शुभ बोला करो। मैं लकड़ी ले आता हूँ, ठीक है? अब जल्दी जा या मुझे ठंड में मरते हुए तमाशा ही देखता रहेगा। जाता हूँ, चिल्लाओ मत। छोटा भाई खेत में पड़े थोड़ी सूखी घास और लकड़ी इकट्ठा करके जलाता है। भैया अब बताओ ना, क्या हुआ रामू चाचा के साथ जो इतना भयानक था? अरे तू कौन सी दुनिया में जीता है रे? पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल चुकी है। हाँ भैया बताओ कौन सी बात? सुन कान ला, कान में कहूँगा। कहते हैं ऐसी बातें करने पर भूत आपके अंदर ही समा जाते हैं, उस व्यक्ति के अंदर। इसीलिए मैं तो तेरे कान में ही कहूँगा। कल रात जब रामू चाचा इटावा से आ रहे थे तो रास्ते में यहीं अपने सरयू वाले बाग से उनका सामना भूतों की बारात के दूल्हे से हो गया। मगर न जाने क्यों वो वहाँ पर अकेला था, मगर रामू चाचा ने हिम्मत नहीं हारी। मगर कहीं ना कहीं वो भी हैरत में तो पड़ ही गए होंगे। रामू चाचा तो ये भी कह रहे थे कि दूल्हा अपने मुंह में मुर्दों की राख भरे था और उसका दाएं पैर का मांस तो उखड़ा हुआ था। बड़ा डरावना मंजर रहा होगा, क्यों भैया? हाँ और क्या, रामू चाचा वहाँ मज़े ले रहे होंगे। तू बीच में मुझे मत टोक। रामू चाचा ने खतरा जानकर भागना चाहा, मगर उनके पैर तो बेजान जैसे पड़ गए। इतने में ही वो भूतिया दूल्हा पास आया और कहने लगा, तुम मेरी बारात में चलोगे तो वहाँ तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन मिलेंगे। तुम्हें मैं खास कुत्ते का गोश्त मुर्दों की राख से नहलाकर, और हाँ तुमको सिर्फ तुम्हारे लिए मैं तुम्हें मुर्दे का कलेजा भी खिलाऊंगा। हाँ मगर एक शर्त है मेरी,
अगर तुमने मेरी बात न मानी तो मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाऊंगा। मेरी बारात में कोई नहीं आता, मेरा सगा संबंधी भी नहीं। मेरी मरते दम बस एक इच्छा थी, विवाह एक सुंदर कन्या से हो जाए। मगर हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मुझे एक भी बाराती नहीं मिलता जो दुल्हन को लेने मेरे साथ चल सके। भैया मुझे डर लग रहा है, अब नहीं सुन पाऊंगा मैं। अरे डरता क्यों है, आगे सुन। रामू चाचा उस भूतों की बिन बारात के दूल्हे के साथ जाने के लिए राजी भी हो गए। क्या करते क्या बेचारे, अकेले जो पड़ गए थे। रास्ते में जब वो उस मरे हुए दूल्हे के साथ जा रहे थे कि तभी रास्ते में उनका सामना बिना सिर वाले एक और भूत से हो गया, जो कि हमारे पास वाले दद्दा का ही भूत जान पड़ता था। ऐसा उन्होंने कहा। मैं नहीं कह रहा हूँ, मगर भैया मैं तो भूत प्रेत आत्माओं पर विश्वास नहीं करता, तो मत करना। कौन कह रहा है विश्वास करने। वैसे भी ये सब रामू चाचा का भ्रम भी हो सकता है, मगर ऐसी घटनाएं हमारे गांव में आजकल बहुत देखने को मिल रही है, इसलिए कुछ कहना मुश्किल है। भैया मुझे मार क्यों रहे हो। नहीं रे मूर्ख, मैंने तुझे कब मारा। भैया झूठ मत बोलो, अभी हाल ही में आपने ही मुझे पीछे से मारा है। नहीं रे मैंने नहीं मारा। भैया आपने फिर से मारा। मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है, फिर कौन मार रहा है। मुझे नहीं पता, लगता है तेरा भी दिमाग घूम गया है डर के मारे। चल अब थोड़ा आराम कर। भैया 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 कहाँ गए। भैया मजाक मत करो भैया, आप जानते हो मुझे बहुत डर लगता है। भैया कहाँ हो भैया। चारों तरफ देखने के बाद भी भैया का कहीं अता पता नहीं चला। घबराहट के मारे मेरी जान निकली जा रही थी कि तभी मुझे मेरे कानों में शहनाई की गूंज गूंजी। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, वहाँ एक बूढ़ा आदमी आ गया। बूढ़ा आदमी, क्या बात है बेटा, इतनी रात को तुम इन बीहड़ों के खेतों में क्या कर रहे हो। बाबा मैं कमलेश हूँ, मेरे भाई का कहीं अता पता नहीं चल रहा। वो अभी मेरे सामने मेरे साथ ही बैठे थे, मगर अब न जाने वो कहाँ गए। ये कहते ही मैं रोने लगा, और जब मैंने कुछ देर के बाद अपने आप को संभालते हुए आसपास देखा तो मैं चौंक गया। डर के बादल मेरे ऊपर मंडराने लगे, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो बूढ़ा आदमी जो मेरे साथ खड़ा था, वो भी अब न जाने कहाँ आंखों से ओझल हो गया। हवा के झोंके की तरह लगता है वो इन सुनसान सी रातों में ओस की बूंदों में समा गया। रात अपने चरम पर थी। ऐसी अंधेरी भयंकर रात मैंने कभी नहीं देखी। ना मेरा पता था और ना मेरे बड़े भाई का, बस साथ था तो इन चमगादड़ और लड़ैया का, जिनकी चमकदार आंखें धान की फसल में चमचमा रही थी और मेरे अंदर के डर को उजागर कर रही थी। हिम्मत मैंने बांधी और भाई को ढूंढने चल दिया। बरगद के पेड़ से गुजरते हुए मुझे फिर मेरे कानों में वही शहनाई की आवाज़ गूंजी। मैं उस आवाज़ का पीछा करता हुआ चलता रहा। अंधेरी कड़कड़ाती रात में बस साथ था तो इन लड़ाइयों का, जो मुझसे भी ज़्यादा घबराए हुए थे। दूर खेतों में मेड़ पे मुझे रोशनी मंद मंद जलती हुई दिखाई दी। पास जाते पता चला वो रोशनी नहीं, बस एक छलावा था। वहाँ और कुछ नहीं, भूतों की मंडली जमा थी। उनका मुखिया सर कटा भूत उल्टा पेड़ पर लटका था। चारों तरफ स्वादिष्ट व्यंजन और हीरे जवाहरातों का भंडार था, जो मेरी आंखों को चमचमा रहा था। डर के मारे मेरी जांघों में कंपन पैदा हो गया और साथ में मुंह से लार भी टपक रही थी। न जाने क्यों वो कौन सी बुरी शक्ति ने मुझे अपने वश में कर रखा था कि मैं अपने भाई के बारे में सब भूल गया। तभी वही बूढ़ा आदमी जो मुझसे बीहड़ों में मिला था मेरे पास आया और मेरे सर पे हाथ रखते हुए उस पर फूंक मारी। इतना उसके करते ही मैं उसके साथ चल दिया। चारों तरफ स्वादिष्ट खाना, अप्सराएं नाच रही थी, शराब की बोतल भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मैं मानो जन्नत में पहुंच गया हूँ। उस बूढ़े आदमी ने मुझे पीने के लिए शराब और खाने के लिए स्वादिष्ट पकवान दिए। जब मैंने उस बूढ़े आदमी से अपने भाई के बारे में पूछा तो वो भड़क गया और कहने लगा, पहले बारात को निकल जाने दो, उसके बाद तुम्हारा भाई तुम्हें मिल जाएगा। ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, वरना मैं तुम्हें भी उस सरकटे के पास छोड़ दूंगा। फिर तुम ही हो गए अपने भाग विधाता, मैं नहीं जानता। ठीक है, जैसा तुम समझो,
मगर मेरे भैया को कुछ मत करना। चलो अब बातें मत करो, बारात प्रस्थान करने वाली है। हमारा मुखिया मुरकटा सबसे पहले चलेगा, उसके बाद हम, और हाँ, उसके रास्ते में मत आना वरना तुम्हारा सर उसके धड़ पर लगा मिलेगा। चलो अब दूल्हा तैयार है, और ये लो हीरे जवाहरात मेरी तरफ से, ये मेरी 2 बकरियां भी ले जाना तोहफे के रूप में। कम से कम 100 बाराती होंगे। चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे थे, बस एक नशीली सी सुगंध थी जो हमें खींचे चली जा रही थी। सारे लोग नहीं, बस मुर्दे नाचे जा रहे थे। पूरी रात बारात के साथ यहाँ वहाँ जंगलों में भटकते हुए खेत दूर जा चुके थे। जब सुबह की पहली किरण उजली तो मेरे आसपास सब गायब। ना वो बूढ़ा आदमी, ना वो दूल्हा, और ना ही वो मुड़कटा बारात एकदम से गायब हो गई। सूर्य अपनी रोशनी की किरणों के साथ धीमे धीमे छटा बिखेर रहा था। बस मेरे हाथों में उस बूढ़े आदमी के दिए हुए, जिन्हें वो हीरे जवाहरात कह रहा था, वो अब हड्डी और मांस की चिथड़े में बदल चुके थे। वो दोनों बकरी, दरअसल वो बकरी नहीं, भेड़िए थे जो मुझे उस बूढ़े आदमी ने दिए थे। सब छलावा था, धोखा था। कुछ दूर ही मेरे भैया बेखौफ सोए पड़े थे। मेरे जगाने पर वो उठे और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने मुझे जल्दी क्यों नहीं उठाया? मेरी आंख क्या लग गई? तू भी पड़ा पड़ा सोता रहा पूरी रात। अब पानी कौन लगाएगा, तेरा बाप? इतना कहते ही वो उठ खड़े हुए। आज मैं जब जब ये रात याद करता हूँ तो सहम जाता हूँ। भैया से पूछने पर वो कुछ नहीं कहते, मैं तो सो गया था, बस इतना जवाब देकर बात बदलते हैं। मेरी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया, मगर मैं आज भी रातों में खेतों पर जाने से डरता हूँ। अनहोनी घटनाएं, वो घटनाएं जो सुनी तो है लेकिन महसूस शायद कुछ ही लोगों ने किया है। अक्सर बात तो होती है लेकिन सच्चाई से रूबरू होने को कोई तैयार नहीं। ऐसी एक कहानी है डायन और चुड़ैलों की। डायन और चुड़ैलों को आपने फिल्मों में देखा होगा, लेकिन यहाँ हम आपको एक ऐसे सच की जानकारी दे रहे हैं जिसे अभी तक आपने कभी नहीं सुना होगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के निकट जांजगीर इलाके में आज भी डायनों का बसेरा है। इनके लिए कहा जाता है कि यहाँ रात में आने वालों को डायन पहले अपने वश में करती है और बाद में उसके खून को पीकर खुद को अमर रखने का प्रयास करती है। कहा जाता है कि यह डायन का इलाका है, यहाँ कदम रखना खतरे से खाली नहीं है, और अगर आ भी गए तो किसी तरह की लापरवाही आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है। अगर यकीन ना हो तो यहाँ के अभिशप्त पेड़ों में कील गाड़कर देख लीजिए, यकीनन आपका मौत से सामना हो जाएगा। आपको भले ही यह अंधविश्वास लगे, मगर इस गांव का तो यही दस्तूर है। इस गांव को पूरे सूबे में अभिशप्त माना जाता है। यहाँ एक दो नहीं बल्कि पूरे इलाके में डायनों का बसेरा है। डायन शब्द का अस्तित्व डाकिनी शब्द से आया है। डाकिनी को माँ काली की सेविका माना जाता है। डायन इसी डाकिनी का रूप होती है। डायनों में माँ काली समेत उनकी सेविका डाकिनी और योगिनी की पूजा की जाती है। डायन, चुड़ैल और योगिनियों में वैसे ही फर्क है जैसा फर्क तांत्रिक, अघोरी और तंत्रोक्त तपस्वी में होता है। जांजगीर में प्रचलित है कि यहाँ कई साल पहले एक महिला के साथ गांव के कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया, उसे बंदी बनाकर रखा और बाद में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद वही डायन बनकर अपना बदला पूरा करती है। डायन को मानव रक्त से विशेष लगाव होता है, तो इस खून का प्रयोग तंत्रोक्त क्रिया से लेकर काम क्रिया तक में उपयोग करती है। डायन और चुड़ैलों को महारत हासिल होती है रूप बदलने में, मगर कौवे और छिपकली ये 2 रूप हैं जो वे अक्सर अख्तियार कर लेती हैं। साथ ही मर्दों की एक विशेष गंध के प्रति वे ज़्यादा आकर्षित होती हैं। उन्हें मर्दों से संबंध स्थापित करने के लिए तरह तरह के रूप बनाने की महारत होती है, मगर उनका असली रूप कहीं खौफनाक और तिलिस्मी होता है जो अमावस की रात और पूर्णिमा को देखने में आता है। डायन और चुड़ैल किसी खास पेड़ पर रहती हैं। इस पेड़ के इर्द गिर्द एक जाना काफ़ी खतरा हो सकता है। यही वो पेड़ है जहाँ जाने अनजाने में की गई गलती आपको भारी पड़ जाएगी। अगर आपने यहाँ गलती से टॉयलेट या पेड़ में कील ठोक दी
तो निश्चित तौर पर आपने दे दिया अपने अनिष्ट को न्योता। ये तो रही डायनो के बारे में कुछ खास बातें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक चौंकाने वाला खुलासा, जिसके बारे में जानकर आपका हलक सूख जाएगा। बिलासपुर के निकट छोटे से इलाके जांजगीर में डायनो की अब पूरी टोली है। ऐसा कहा जाता है कि पहले यहाँ एक डायन थी, लेकिन डायन ने गांव की ही कुछ लड़कियों की रूह को वश में करके उनको अपने साथ मिला लिया। आज वही लड़कियां डायनो के साथ मिलकर खुद को अमर रखने की कोशिश करती हैं। ये गांव की ही हैं, वो जगह जहां वास्तविकता में पुरुषों को रात में निकलने पर प्रतिबंध है। कब किस जगह डायन उन्हें अपने वश में कर लेगी, कोई नहीं जानता। अभी तक कुल 38 ऐसे मामले हैं जिनमें पुरुष लापता हुए, लेकिन उनका कोई पता नहीं लगा। यही माना गया कि डायन उन्हें निगल गई। डायन आम महिला के रूप में आकर पुरुषों को आकर्षित करती है और फिर उनके साथ संबंध बनाती है। संबंध बनाते ही पुरुष को रूह उनके कब्जे में हो जाती है, जिसके बाद उनका खून पीकर डायन अपनी उम्र बढ़ाती है। माना जाता है कि कुछ सालों तक खून पीने के बाद डायन अमर हो जाती है। जांजगीर में पेड़ों के काटने पर भी प्रतिबंध है। यहाँ पेड़ों पर डायनों के रहने की बात कही जाती है। एक बार एक पेड़ काटने पर एक गांव वाले की मौत हो गई थी। तब से ही माना जाता है कि डायन का घर काटने पर ही उसकी मौत हुई। यहाँ एक टूटी हवेली नुमा छोटी सी कोठरी है, जिसमें कोई नहीं आता जाता। कहा जाता है कि इस कोठरी में जो गया वो वापस नहीं लौटा। 7 लोगों की मौत की गवाह इस कोठरी को यहाँ के प्रशासन ने भी सील किया हुआ है। डायनो को अपने वश में करने के लिए कई तांत्रिकों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन इस बीच 1-2 तांत्रिकों को मौत का सामना करना पड़ा, जिसके बाद तांत्रिक भी यहाँ के डायनो को वश में करने से घबराने लगे। अमावस्या और पूर्णिमा की रात को रोती हैं डायन। ऐसा कहा जाता है कि गांव में अमावस्या और पूर्णिमा की रात कोई नहीं रहता। हालांकि ये काफ़ी पुरानी बात है। अब लोग अपने घरों को अच्छे से बंद कर वहीं रहते हैं। गांव के कुछ लोगों ने अनुभव किया है कि अक्सर रास्ते में चलते वक्त उन्हें आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। गांव के सुधाकर नाम के एक युवक ने तो अपनी बाइक पर एक डायन को लिफ्ट तक दी थी। काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के बाद उसे एहसास हुआ कि पीछे कोई बैठा ही नहीं है। सभी लोग मुझे अजीब सी नज़रों से घूर रहे थे। ऐसा क्यों? अचानक मेरा ध्यान अपने कपड़ों पर गया। लंबे से स्लीपिंग गाउन के नीचे बाथरूम चप्पल। ओह, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मैं कॉफ़ी और स्नैक्स बाद में लूँगी, पहले वॉशरूम में जाकर कपड़े बदल लूँ। सोचते हुए मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, मेरा ट्रॉली बैग भी गायब था। अरे, उसमें मेरे कपड़ों के साथ साथ मेरे दस्तावेज़ों की फ़ाइल भी थी। फ़ाइल के बिना तो मुझे ऑफिस में कोई घुसने भी नहीं देगा। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। कैसे भी करके दस्तावेज़ों की फ़ाइल घर से लानी होगी। कपड़ों का क्या, कपड़े तो खरीद कर भी पहने जा सकते हैं। फ़्लाइट में अभी घंटे बाकी थे। अगर मैं इसी वक्त बिना एक पल भी गवाए टैक्सी हायर करके घर चली जाऊं, तो फटाफट अपनी ट्रॉली बैग लेकर वापस आ जाऊंगी। अंदर से डर भी लग रहा था कि इतनी रात को मेरे साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। अकेली लड़की पर तो चील कौवों की तरह टूट पड़ते हैं लोग। इसी डर को कम करने के लिए मैंने सेल्फ डिफेंस अर्थात जूडो कराटे का कोर्स भी किया था और एहतियात के तौर पर अपने पर्स में मेकअप के सामान के साथ कंघी रखना नहीं भूलती थी। एक नज़र देखने में तो ये कंघी थी, लेकिन वास्तव में पैनी छुरी, जो कि पलक झपकते ही हमलावर की गर्दन से आर पार हो सकती थी। इसके साथ ही एक शीशी में मिर्ची पाउडर भी, जो वक्त पड़ने पर काम में लाया जा सके। खैर, मैं हवाई अड्डे से बाहर की सड़क पर खड़ी हो टैक्सी का इंतज़ार करने लगी। बीते वक्त के साथ मेरी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। 20 मिनट तो वैसे ही बर्बाद हो चुके थे। मती मारी गई थी मेरी कि घर से निकलने से पहले अपना सामान भी चेक नहीं किया। इससे बड़ी बेवकूफ़ी मैं शायद ज़िंदगी में कभी कर सकती थी। डर और घबराहट के आलम में मैंने टैक्सी ड्राइवर को बोला, भैया सड़कें खाली हैं, जितनी स्पीड से चला सकते हो चलाओ। आज अगर मेरी फ़्लाइट मिस ना हुई तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगी। उसने ना पीछे मुड़कर देखा, ना ही मेरी किसी बात का जवाब दिया। बस अपनी गति से गाड़ी चलाता रहा। और तेज़ और तेज़। सुनाई नहीं देता, बहरे हो क्या? मैं चिल्लाई तो उसने गुस्से में मुड़कर मेरी तरफ देखा।
पर ये क्या, वो कोई आदमी नहीं बल्कि किसी कंकाल का चेहरा था। भूत। घुटी घुटी सी चीख मेरे अंदर से निकल रही थी, जिसमें कोई आवाज़ नहीं थी। मैं पुरजोर चिल्लाना चाह रही थी, परंतु मेरी चीख तो जैसे मेरे सीने में ही दफन होकर रह गई थी। ना चाकू काम आ रहा था, ना ही स्प्रे। मत मारो, मुझे छोड़ दो, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। सड़क पर असहाय, अस्त व्यस्त बिखरी हुई मैं अपनी फ्लाइट को अपने सिर के ऊपर से गुजरते देख रही थी। नहीं की आवाज़ के साथ ही फटाक से मेरी आँख खुल गई। पूरा बदन पसीने में नहाया था। थैंक गॉड, ये सपना था। हकीकत होती तो मैं मर ही जाती। सिरहाने रखे टाइम पीस को उठाकर देखा, रात के 3 बज रहे थे। कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और गला ख़राब होने की वजह से मैं ज़्यादा बड़ी स्टोरी रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आप तब तक इन स्टोरीज़ को एंजॉय कीजिए। मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।